नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया विमल सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास 65 लाख की डकैती, पार्ट 9। बिल मैं अदा करूंगी, कोई भिखारी नहीं हूँ। हातिम ताई की कब्र पर लात मारकर जिसकी झोली में तुमने एक रोटी डाल दी हो, देखो। उसने अपना हैंडबैग खोलकर उसे दिखाया। विमल ने देखा, वह 100 के नोटों से भरा पड़ा था। लगता है चंडीगढ़ में तुम्हारे बहुत कदरदान हैं, विमल बोला। तुम्हें 500 रुपये देने वाले बहुत लोग मौजूद हैं यहाँ। लाइन लग जाती होगी। हाँ, तुम भी शामिल होना चाहते हो उस लाइन में? बिना लाइन की सेवाएं हासिल करने का भी कोई रेट होगा? है, लेकिन तुम उसे अफोर्ड नहीं कर सकोगे। छोड़ो, बहुत नोक-झोंक हो चुकी। मैं कबूल करता हूँ कि तुम बहुत हाजिर जवाब हो। मैं तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अब मायाराम की बात करो। मैं उसका अता पता नहीं जानती। न सही, लेकिन तुम 2 साल उसके साथ रही हो। उसके किसी यार दोस्त को तो जानती होगी? एक आध को जानती हूँ। जैसे लाभ सिंह, वह एक लंबा चौड़ा सरदार। मटर पनीर? हाँ वही। जानते हो उसे? उसे छोड़ो, किसी और के बारे में बताओ। कृष्णा मूर्ति? वह कौन है? वह भी मायाराम का दोस्त है। कभी कभी यहाँ आया करता था। पटियाला में न्यू मद्रास होटल नाम का उसका होटल है, जो कि होटल कम और चोर डाकुओं का अड्डा ज़्यादा है। साउथ इंडियन है? हाँ, मद्रासी, हट्टा कट्टा काला भुजंग। कोई और? 1-2 बार मैंने मायाराम को किसी अमृतलाल के बारे में बात करते सुना था। बातों से लगता था कि वह मायाराम का कोई पक्का यार था। पहले तो वह चंडीगढ़ में ही कहीं रहता था, लेकिन अब वह यहाँ नहीं है, यह मुझे पक्का मालूम है। अब कहाँ है? मालूम नहीं। कोई और? कपूरथले में एक थानेदार है, अमरीक सिंह गिल। वह भी मायाराम का अच्छा दोस्त था। वह जब भी चंडीगढ़ आता था हमारे पास ही ठहरता था। बेकार, थानेदार से जाकर कौन पूछेगा मायाराम का पता। कोई और? नीलम कुछ क्षण सोचती रही, फिर उसने नकारात्मक ढंग से सिर हिलाया। अच्छी तरह सोच लो। नहीं, और कोई नहीं। क्या संकट की घड़ी में मायाराम तुम्हारी शरण लेने आ सकता है? काश आ जाए तो मैं गोली बजने की आंखें निकाल लूंगी। आ सकता है, शायद आ जाए, पक्का कुछ नहीं कह सकती। अगर उसे बाकी तमाम दरवाजे बंद दिखाई दें तो वह मेरा दरवाजा खटखटा सकता है। तुम तो उस तक पहुंचने के लिए मरे जा रहे मालूम होते हो। हाँ, किस्सा क्या है? बताऊंगा। जिंदगी में आगे भी साथ रहा तो बहुत कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले वह मायाराम का बच्चा मेरे हाथ में आ जाए। बहुत खफा हो उससे। हाँ, हाथ आ जाएगा तो क्या करोगे? इतना मारूंगा कि उसकी आत्मा त्राही त्राही कर उठेगी। जरूर मारना, 2-4 हाथ मेरी ओर से भी जमा देना। अच्छा सुनो, एकाएक वह बड़े रहस्यपूर्ण स्वर में बोली। अगर मायाराम मेरे पास आया तो मैं तुम्हें खबर कर दूंगी। ठीक है? ठीक है, बड़ी मेहरबानी होगी तुम्हारी। और अगर मुझे उसके किसी और यार दोस्त का ध्यान आ गया तो मैं वह भी तुम्हें बता दूंगी। बहुत मेहरबानी। अपना पता बताओ। अभी मेरा कोई पता नहीं, लेकिन 2-3 दिन मेरा चंडीगढ़ में ठहरने का इरादा है। मैं एरोमा में ठहरूंगा। उस दौर में अगर कोई बात तुम्हें सूझे तो मुझे वहाँ फ़ोन कर देना। मैं वहाँ न हूँ तो तुम रिसेप्शन पर मेरे लिए संदेशा छोड़ देना। 2-3 दिन के बाद कहाँ जाओगे? अमृतसर। मैं वहीं से आया हूँ। जाती बार मैं तुम्हें वहाँ का पता बता जाऊँगा। तुम मेरे पास ही क्यों नहीं ठहर जाते? अभी नहीं, तुम्हारे पास मैं तब आऊँगा जब मैं बिना लाइन तुम्हारी सेवाएं हासिल करने का रेट अफोर्ड करने की स्थिति में आ जाऊँगा। अब मजाक छोड़ो, यह मजाक नहीं है। अगर मायाराम मेरे हाथ आ गया तो मैं न केवल तुम्हारा वह स्पेशल रेट अफोर्ड कर सकूँगा, बल्कि मैं तुम्हारी इतनी लंबी बुकिंग करूँगा कि तुम्हें अपने सारे ग्राहक भगाने पड़ जाएंगे। ओके, मैं इंतज़ार करूँगी उस दिन का। बिल चुकाने का वक्त आया तो बकायदा हाथापाई की नौबत आ गई। बड़ी कठिनाई से विमल खुद बिल चुकाने में कामयाब हो पाया। लड़की को क्या भा गया था उसमें, या उसको लड़की में? मायाराम को विमल के बच निकलने का अफसोस था, लेकिन उस बारे में वह जब उस समय कुछ कर नहीं सका था जबकि विमल उसके काबू में था, तो अब क्या कर सकता था? वह महसूस कर रहा था
कि जिस वक्त वह वैन को घुमाने सड़क पर आगे लेकर गया था, उस वक्त उसे वैन जरा और आगे ले जानी चाहिए थी और विमल को पहले शूट करना चाहिए था। अब जो गड़बड़ होनी थी हो चुकी थी। बल्क घटाने के लिए वो रुपयों को डॉलर में तब्दील नहीं कर सका था। विमल बच निकला था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि वह उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। वह उसके बारे में कुछ भी तो नहीं जानता था। कैसे तलाश कर सकता था वह उसे? नहीं कर सकता था। बिना किसी मदद के इतने बड़े हिंदुस्तान में वह उसे कहाँ कहाँ ढूंढता? और फिर इस बात की भी पूरी संभावना थी कि वह पुलिस द्वारा पकड़ा जाता, फिर तो कंटक ही कट जाता। लेकिन फिर भी अभी कुछ दिन कहीं छुपे रहने में ही उसका कल्याण था। विमल चाहे उसे नहीं तलाश कर सकता था, लेकिन फिर भी कोई खतरा मोल लेना नादानी होता। अगर विमल पकड़ा जाता तो पुलिस को यह भी पता लग जाता कि उस डकैती में बावे का भी हाथ था। अब मायाराम अपनी यह गलती भी महसूस करता था। उसे विमल को अपना वास्तविक परिचय नहीं देना चाहिए था। लेकिन सवाल यह था कि वह छुपे कहाँ? उसे नीलम का ख्याल आया था। नीलम से अलग हुए उसे 1 साल हो गया था, इसलिए शायद किसी को उसके नीलम के यहाँ होने का ख्याल न आता। लड़की उससे खफा तो थी, लेकिन फिर भी उसे पूरा विश्वास था कि वह उसे संभाल सकता था। दौलत से बड़े बड़ों की शिकायतें दूर की जा सकती थी, लेकिन 1 साल में पता नहीं उसके मिजाज में कितना परिवर्तन आ गया था। वह नीलम को धोखा देकर भागा था। क्या पता उससे बदला लेने की नीयत से वह भी उसे धोखा देने की कोशिश करती। अमृतलाल? नहीं, उनकी जानकारी के दायरे में तकरीबन हर किसी को मालूम था कि अमृतलाल उसके पोस्ट ऑफिस का काम करता था। उसकी तलाश की कोशिश में किसी का अमृतलाल तक पहुंच जाना मामूली बात थी। फिर उसे कैलाश कुमार खन्ना की याद आई थी। खन्ना लुधियाने में हाई स्कूल तक उसका सहपाठी था। हाई स्कूल के बाद मायाराम ने पढ़ाई से किनारा कर लिया था, लेकिन खन्ना ने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी और अब वह दिल्ली की किसी बड़ी कंपनी में किसी बड़े ओहदे पर काम कर रहा था। स्कूल में मायाराम का बड़ा दबदबा था और खन्ना उसके चमचों में से एक हुआ करता था। स्कूल छोड़ने के बाद वह कहीं बाहर पढ़ने चला गया था, इसलिए दोनों की कई साल मुलाकात नहीं हुई थी। बाद में कई साल बाद जब दोनों की मुलाकात हुई थी तो मायाराम ने महसूस किया था कि वह अब भी मायाराम के लिए वही आदर भाव रखता था जो स्कूल के दिनों में दिखाई देता था। मायाराम संयोगवश उस दिन अच्छे कपड़े पहने था और खन्ना ने उससे बिना पूछे सोच लिया था कि वह जरूर जिंदगी में उससे ज़्यादा कामयाब होगा। उसके इस ख्याल को बरकरार रखने के लिए मायाराम ने भी डींग हाँक दी थी कि संगरूर में उसका मोटरसाइकिलों के पुर्जे बनाने का कारखाना था। खन्ना ने उसे अपना कार्ड दिया था और उससे अनुरोध किया था कि अगर कभी वो दिल्ली में आए तो उससे जरूर मिले। उसके बाद 2-3 बार और दोनों की मुलाकात हुई थी और खन्ना ने हर बार शिकायत की थी कि वह दिल्ली उसके पास नहीं आया था। उसकी निगाह में उस जैसे व्यापारी का चक्कर तो दिल्ली लगता ही रहता होगा। जरूर वह तकल्लुफ कर रहा था और जानबूझकर उसके घर नहीं आया था। मायाराम ने हमेशा की तरह कह दिया था कि वह अगली बार जरूर आएगा। उसने अपनी जेबें टटोली थी तो एक में से खन्ना का दिया मुड़ा तुड़ा विजिटिंग कार्ड बरामद हो गया था। उसने देखा था उस पर निजामुद्दीन का एक पता छपा हुआ था। मायाराम ने खन्ना की ही शरण लेने का फैसला किया था। खन्ना एक संभ्रांत व्यक्ति था और ऊंची सोसाइटी का अंग था। किसी को सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मायाराम के स्तर के आदमी का खन्ना जैसे आदमी से कोई संपर्क हो सकता था। वह दिल्ली पहुंचा। दिल्ली का सफ़र उसने एक भीड़ भरी ट्रेन के जनरल कंपार्टमेंट में ढोर डंगरों की तरह ठुसे लोगों के बीच में किया था। सामान के तौर पर उसके पास 3 सूटकेस थे, जिनमें से 2 में लूट के नोट भरे थे और तीसरे में उसका सामान, कपड़े वगैरह था और एक कुली की पीतल के बिल्ले समेत लाल वर्दी थी। बहुत सोच विचार कर जिसका इंतजाम उसने पटियाले में ही कर लिया था। ट्रेन दिल्ली तक की ही थी, इसलिए वहाँ खाली हो जाती थी। उसने स्टेशन पर अपने डिब्बे के खाली हो जाने का इंतज़ार किया था और फिर टॉयलेट में जाकर अपने कपड़ों के ऊपर ही कुली की वर्दी पहन ली थी। फिर जब वो ट्रेन से उतरा था तो कुली की तरह अपना सामान 2 सूटकेस सिर पर और एक हाथ में खुद उठाए था। यूँ वो बिना किसी के खास नोटिस में आए निर्विघ्न स्टेशन से बाहर निकल आया था। ओट में जाकर उसने कुली की वर्दी को तिलांजलि दी थी
और एक टैक्सी पर सवार होकर निजामुद्दीन पहुंचा था, जहां की खन्ना का आवास था। निजामुद्दीन में खन्ना एक खिलौना सी खूबसूरत कोठी में रहता था। कोठी का रख रखाव ऐसा सलीके का था कि एक बार की तो उसे कोठी में कदम रखने में भी झिझक महसूस हुई। खन्ना घर पर मौजूद था। मायाराम को देखकर उसने दिली खुशी का इजहार किया। मायाराम ने उसे साफ ही कह दिया कि वह कुछ दिन उसके पास मेहमान बनकर रहने की नीयत से आया था। उसने बताया कि उसका अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया था और वह कुछ दिन शांति से गुजारने के लिए घर से भाग आया था। अपने काल्पनिक बीवी बच्चों का जिक्र उसने अपनी बदकिस्मती के रूप में किया और कहा कि उस कलह युक्त परिवार से दूर शांति से गुजरे कुछ दिन उसके लिए वरदान से कम न होते। उसने कहा कि वह होटल में भी जा सकता था, लेकिन खन्ना ने उसे फिक्रा भी पूरा न करने दिया। उसने कहा कि मायाराम के आगमन से उसे भारी खुशी हुई थी। मायाराम के 3 सूटकेस कोठी की गेस्ट रूम में पहुंच गए। उन तीनों सूटकेसों में से 2 में डकैती के नोट ठूंस ठूंस कर भरे हुए थे और उन पर मजबूत ताले लगे हुए थे। खन्ना ने उसका परिचय अपनी पत्नी किरण और 3 बच्चों से करवाया। किरण एक फिल्म अभिनेत्रियों जैसी खूबसूरत युवती थी और 3 बच्चों की मां तो हरगिज नहीं लगती थी, जबकि उसका सबसे बड़ा लड़का 10 साल का था। खन्ना का सुखी और सुरुचिपूर्ण घर परिवार देखकर मायाराम को जिंदगी में पहली बार इस बात का मलाल हुआ कि वह एक जरायम पेशा व्यक्ति था, समाज का एक अवांछित अंग था। अगर वह बुरी सोबत में न पड़ा होता तो क्या पता आज वह भी एक इज्जतदार आदमी की तरह ठाठ से रह रहा होता। फिर उसने यह सोचकर अपने आप को तसल्ली दी कि उसके अधिकार में 65 लाख रुपए थे और आज के समाज में इज्जत भी खरीदी जा सकती थी। मायाराम खन्ना की कोठी में जम गया। वहां एक ही दिन में उसे महसूस हो गया कि खन्ना उसकी कितनी भी इज्जत करता हो, उसकी पत्नी को वह कोई खास पसंद नहीं आया था। कई बार तो उसने किरण के चेहरे पर अपने प्रति झलकती अरुचि साफ देखी, लेकिन मायाराम ने इस बात की कोई विशेष परवाह न की। उसे तो अपना मतलब हल करना था। दोस्त की बीवी की पसंद नापसंद से उसे क्या लेना था। मायाराम ने बच्चों से भी हिलने मिलने की कोशिश की, लेकिन बच्चों ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली। वह उनका पसंदीदा अंकल जी न बन सका। दिन में खन्ना के ऑफिस चले जाने के बाद कोठी में मायाराम की स्थिति एक अवांछित व्यक्ति जैसी हो जाती थी। किरण उससे पूरी औपचारिकता से पेश आती थी और औपचारिक बातों के अलावा उसे साफ साफ नज़रअंदाज करती मालूम होती थी, लेकिन मायाराम ने इन बातों की परवाह न की। वह वहीं डटा रहा। उसने करनाल में अमृतलाल को फ़ोन करके उसे खन्ना की कोठी का फ़ोन नंबर दे दिया और बता दिया कि अगली सूचना तक वह उस नंबर पर उपलब्ध था। उसने उसे यह नहीं बताया कि वह नंबर दिल्ली में कहाँ था। वह रोज़ अखबार पढ़ता था। यह बात तो उसे काफ़ी दहशत में डाल रही थी कि पुलिस भारत बैंक की डकैती के केस में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। एल्यूमिनियम की सीढ़ी पर बरामद हुए अपनी उंगलियों के निशानों की खबर पढ़कर तो उसके छक्के ही छूट गए थे। उसे अपने सिर पर भारी खतरा मंडराता लगने लगा था। उंगलियों के निशानों की शिनाख्त हो जाने के बाद तो उसकी तस्वीर भी छपती और फिर खन्ना परिवार पर उसकी हकीकत खुले बिना न रहती कि वह कोई उद्योगपति नहीं बल्कि एक डकैत था। फिर जिन लोगों का वह सम्मानित अतिथि बना हुआ था उन्हीं से उसे खतरा हो जाता। उसका वहां से भागना अवश्य भावी हो जाता। बुधवार को अमृतलाल का 2 बार फोन आया। पहले सुबह फोन आया तो उसने बताया कि हरनाम सिंह गरेवाल उसके बारे में पूछताछ करता फिर रहा था। वह जरायम पेशा लोगों के दायरे में यह बात फैलाता फिर रहा था कि अगर कोई मायाराम से मिले तो उसे कह दे कि हरनाम सिंह गरेवाल उसे याद कर रहा था। उसने कोई बहुत बड़ा हाथ मारने की योजना बनाई थी जो कि मायाराम को मालामाल कर देगी, लेकिन मायाराम तो मालामाल हो चुका था। उसे अब पूरी जिंदगी कोई और हाथ मारने की जरूरत नहीं थी। उसने उस संदेश को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन उसके मन में किसी कोने में संशय का बीज पनप रहा था। कहीं गरेवाल को यह खबर तो नहीं लग गई थी कि भारत बैंक की डकैती का माल उसके पास था। कहीं वह मायाराम से माल हथियाने की फिराक में तो नहीं था। कहीं मायाराम तक पहुंचने के लिए ही तो वह बड़ा हाथ मारने वाली खबर नहीं फैला रहा था। लेकिन मायाराम ने यह सोचकर वह ख्याल अपने दिमाग से झटक दिया कि भला गरेवाल को कैसे पता लग सकता है
कि उस डकैती में मायाराम का हाथ था और डकैती का सारा माल मायाराम के पास था। शाम को अमृतलाल का दोबारा टेलीफोन आया। उसने उसे बताया कि कोई विमल नाम का आदमी उसके बारे में पूछताछ करता फिर रहा था। मायाराम सन्नाटे में आ गया। तुम्हें किसने बताई है यह बात? उसने पूछा। जलंधर के अतर सिंह बाजवा ने, उत्तर मिला। और कुछ कहा उसने? नहीं, बस इतना ही कहा था। सोचा तुम्हें खबर कर दूं। बहुत अच्छा किया। उसने धीरे से रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। उसने अपने हाथों से अपना सिर थाम लिया। तकदीर की मार, उसने सोचा। डकैती का कठिन काम तो आसानी से हो गया था, लेकिन अब मामूली बातें पहाड़ जैसी बनती जा रही थी। भगवान बेड़ा गर्क करे इस विमल के बच्चे का। अतर सिंह बाजवा तक कैसे पहुंच गया वह? जरूर उसने लाभ सिंह की बीवी को खोज निकाला होगा। लेकिन अतर सिंह बाजवा तो केवल उसके बिचौलिए अमृतलाल को जानता था, इसलिए विमल उससे कोई कारआमद जानकारी हासिल कर ही नहीं सकता था। क्या पता लाभ सिंह की बीवी ने विमल को उसके किन्हीं अन्य दोस्तों के बारे में बताया हो। अव्वल तो वह कुछ जानती ही नहीं थी। अगर उसने कुछ बताया भी था तो क्या फर्क पड़ता था? मायाराम का मौजूदा पता न उसके किसी दोस्त को मालूम था और न ही मालूम किया जा सकता था। मायाराम को कुछ राहत महसूस हुई। आने दो साले को। जब गीदड़ की मौत आती है तो वह शहर को भागता है। यूं ही अपने आप को दिलासा देता मायाराम वहां डटा रहा। करनाल के जिस रेस्टोरेंट में अमृतलाल वेटर था, वह रात के 1 बजे तक खुला रहता था। अमृतलाल रेस्टोरेंट से थोड़ी ही दूरी पर रहता था। रेस्टोरेंट बंद होने के बाद वह अपने हाथ जेबों में धंसाए अपने घर की ओर पैदल चल पड़ा। आज ठंड ज़्यादा थी, लेकिन आज उसे ठंड से शिकायत नहीं थी। आज रेस्टोरेंट में उसे अच्छी टिप मिली थी और 100 रुपये उसने उस्ताद जी से भी कमा लिए थे। मायाराम बाबा उसको की गई हर टेलीफोन कॉल के 50 रुपये देता था। कभी कभी वे 50 रुपये कमा पाने का मौका कई कई हफ्ते नहीं निकलता था, लेकिन आज एक ही दिन में 2 बार ऐसी नौबत आ गई थी। वह अपने एक कमरे के पोर्शन में अकेला रहता था। वह अभी अविवाहित था और उसका परिवार नकोदर में रहता था। शादी करने की उसकी बहुत इच्छा थी, लेकिन कम से कम 10,000 रुपये जमा कर चुकने से पहले वह शादी के बारे में नहीं सोचना चाहता था। वह खुश था कि वह धीरे धीरे अपने लक्ष्य के करीब पहुंचता जा रहा था। रेस्टोरेंट के बारटेंडर से उसकी गहरी दोस्ती थी। उसने ग्राहकों को सर्व होने वाली ब्रांडी में से थोड़ी थोड़ी बचाकर उसे 2 पैग ब्रांडी पिला दी थी, इसलिए आज वह बेहद अच्छे मूड में था। उसने मन ही मन भगवती भवानी का शुक्रिया अदा किया। अपने घर का ताला खोलकर वह भीतर दाखिल हुआ। उसने बत्ती जलाई और सीधा किचन में घुस गया। सोने से पहले वह 1 गिलास दूध पीने का आदी था। दूध वह सुबह ही लेकर रख जाता था। उसने स्टोव जलाकर दूध गर्म किया और उसे एक पीतल के गिलास में डाल लिया। उसने किचन की बत्ती बुझाई और गिलास संभाले बाहर बैठक में आ गया। वहां उसकी इकलौती कुर्सी पर हाथ में रिवॉल्वर लिए एक विशालकाय सिख चुपचाप बैठा था। उसके बगल में एक दुबला पतला गोरा चिट्टा युवक खड़ा था। दूध का गिलास अमृतलाल की उंगलियों से फिसलकर झनाक की आवाज के साथ नीचे फर्श पर जा गिरा। दूध उसके पैरों के इर्द गिर्द बिखर गया। वह आतंकित भाव से रिवॉल्वर वाले सिख की ओर देखने लगा। वह उसे पहचानता था। उसका नाम हरनाम सिंह गरेवाल था और वह पंजाब का बड़ा मशहूर, बड़ा खतरनाक बदमाश था। वही मायाराम बाबा का अता पता पूछता फिर रहा था और इसी संदर्भ में उसके पास भी आया था, लेकिन उसने कह दिया था कि वह बावे के बारे में कुछ नहीं जानता था। शेरा वालिए, वह मन ही मन भगवती को याद करता बोला, बावे के चक्कर में कहीं मैं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया था। गरेवाल उठा। उसने रिवॉल्वर अपने समीप खड़े युवक को थमा दी और आगे बढ़ा। अमृतलाल की घिघी बंद गई। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मुंह से बोल न फूटा। गरेवाल पहाड़ जैसा ऊंचा और बाघ जैसा खूंखार लग रहा था। शादी हो गई तेरी? गरेवाल धीरे से बोला। अमृतलाल ने जल्दी जल्दी नकारात्मक ढंग से सिर हिलाया। जुबान तो उसकी तालू से जा चिपकी थी। चलो, अच्छा हुआ एक लड़की विधवा होने से बच गई। अमृतलाल पत्ते की तरह कांपने लगा। गरेवाल ने हाथ बढ़ाया और अपने विशाल हाथ की मुट्ठी में
अमृतलाल की गर्दन दबोच ली। कंजर दया पुत्रा, गरेवाल लाल लाल आंखें निकालता कहर भरे स्वर में बोला, अपने बाप से झूठ बोला तूने? अमृतलाल की आंखें बाहर को उबल पड़ी। मैंने जिससे भी पूछा उसने यही कहा कि बावे का पता कोई जानता होगा तो अमृतलाल जानता होगा, और तू कहता था तो उसके बारे में कुछ जानता ही नहीं था। बोल, क्यों झूठ बोला तूने? बोल बोल। अरे उसकी गर्दन तो छोड़ो, कॉल धीरे से बोला, तभी तो बोलेगा। गरेवाल ने उसकी गर्दन पर से अपनी पकड़ ढीली कर दी, लेकिन गर्दन छोड़ी नहीं। बोल, वह गुर्राया, बावा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, अमृतलाल ने आर्तनाद किया। सौ भगवती भगवानी दी, मुझे नहीं मालूम। गरेवाल के बाएं हाथ का एक प्रचंड घूसा उसकी नाक पर पड़ा, साथ ही उसने उसकी गर्दन छोड़ दी। अमृतलाल का शरीर हवा में उछला और फिर भड़ाक से किचन की चौखट से जाकर टकराया। उसकी नाक से खून बहने लगा और सिर फिरकने की तरह चक्कर खाने लगा। गरेवाल ने आगे बढ़कर उसका गिरहबान थामा और एक झटके से उसे अपने पैरों पर खड़ा किया। बावा कहाँ है? उसने दांत पीसते हुए सवाल किया। मुझे नहीं मालूम, अमृतलाल रोता हुआ बोला। वाहे गुरु दी सौ, मुझे नहीं मालूम। माइया वे, वाहे गुरु दी झूठी सौ खाता है। मैं तेरी तिक्का बोटी अलग कर दूंगा, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। और उसने अमृतलाल को रुई की तरह धुनना आरंभ कर दिया। बला टली, किरण बोली। भगवान करे अब वह वापस आए ही नहीं। मैं खुद यही प्रार्थना कर रहा हूँ, खन्ना बोला। इसलिए नहीं कि मुझे उससे कोई शिकायत है, बल्कि इसलिए कि इसी बहाने तुम्हारी चकचक तो बंद हो। जरा बच्चों का तो ख्याल करो, किरण शिकायत भरे स्वर में बोली। मैं तुम्हें 1000 बार कह चुकी हूँ कि इनके सामने ऊट पटांग भाषा मत बोला करो, फिर ये भी यही कुछ सीख जाएंगे। खन्ना सकपकाकर चुप हो गया। वे डाइनिंग टेबल पर बैठे भोजन कर रहे थे। उसने एक बार सिर झुकाए खाना खाते बच्चों की तरफ देखा, फिर टपट कर अपने बड़े लड़के से बोला, कमल खाना चबा चबा कर खाओ। कमल ने सिर न उठाया। सब चुपचाप खाना खाते रहे। खन्ना का तो अभी आने का वक्त हुआ ही नहीं था और संयोगवश किरण भी उस समय घर पर नहीं थी, जबकि मायाराम ड्राइंग रूम की टेबल पर एक चिट्ठी लिखकर छोड़ गया था कि उसे एक जरूरी काम से एकाएक कहीं जाना पड़ रहा था। इसलिए वह बिना उन लोगों की प्रतीक्षा किए फौरन वहां से रवाना हो रहा था। भोजन के बाद जब उन्होंने गेस्ट रूम का चक्कर लगाया तो उन्हें मालूम हुआ कि मायाराम अपने 3 सूटकेसों में से केवल एक सूटकेस साथ लेकर गया था। 2 सूटकेस गेस्ट रूम की बड़ी अलमारी में मौजूद थे, यानी कि वह सदा के लिए नहीं गया था, लौटकर कम से कम अपना सामान लेने तो वह आने ही वाला था। किरण को मायाराम एक आंख नहीं भाया था। उसे तो वह कोई चोर और उठाई गिरा लगता था। खुद खन्ना का सम्मोहन भी टूटने लगा था। न जाने क्यों उसे लगने लगा था कि मायाराम उतनी इज्जत और खातिर के काबिल नहीं था जितनी कि वह उसकी कर रहा था। अगर किरण चुप रहती तो शायद वह उसे कह भी देता कि किन्हीं मजबूरियों की वजह से वह उसे अपने घर पर नहीं रख सकता था, इसलिए अगर वह बुरा न माने तो वह उसका इंतजाम किसी होटल में कर दे। लेकिन किरण के बार बार ऐतराज जाहिर करने पर वह झुंझला जाता था और बीवी से न दबने की जिद में, उसकी बात न मानने की जिद में वह मायाराम को बर्दाश्त किए जाता था। बच्चों के अपने कमरे में चले जाने के बाद वह बेडरूम में आ गया। किरण थोड़ी देर के लिए ड्राइंग रूम में चली गई। जब वह वापस लौटी तो उसने नया रहस्य उद्घाटन किया। मैंने पंजाब की टेलीफोन डायरेक्टरी देखी है, वह बोली। संगरूर में मोटरसाइकिल बनाने वाली ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं जिसके साथ मायाराम का नाम जुड़ा हो। डायरेक्टरी कैसे देखी तुमने? उसने अपनी फैक्ट्री का नाम तो बताया नहीं था, खन्ना बोला। मैंने संगरूर की सारी फैक्ट्रियों के नाम पढ़ डाले थे। मुझे किसी के साथ भी मायाराम बाबा का नाम जुड़ा नहीं दिखाई दिया। मुझे वैसे भी सारी डायरेक्टरी में मायाराम बाबा का नाम नहीं दिखाई दिया। अगर वह इतना ही बड़ा आदमी है तो उसके घर पर टेलीफोन क्यों नहीं है? टेलीफोन होगा, कई लोग डायरेक्टरी में नाम छपवाना पसंद नहीं करते। और फैक्ट्री, उसके अंतर्गत भी उसने अपना नाम नहीं छपवाया होगा, कोई वजह होगी। उसकी हिमायत में हर सफाई पेश करोगे, लेकिन वह नहीं समझोगे जो मैं कह रही हूँ, किरण चिढ़कर बोली। देखो, तुम 1000 सफाइयाँ पेश करो, लेकिन उसके बारे में मेरा ख्याल नहीं बदल सकता।
मुझे तो वह कोई चोर उचक्का मालूम होता है। अच्छा यही सही, लेकिन है तो वह मेरा दोस्त। अगर वह हमारे साथ ठीक से पेश आता है तो वह कुछ भी हो, हमें क्या। देख लेना, एक दिन सारे घर पर झाड़ू फेर कर खिसक जाएगा। अगर उसने ऐसा करना था तो आज ही क्यों नहीं किया, आज तो अच्छा मौका था। किरण चुप हो गई। वह उल्टे अपना सामान यहाँ छोड़कर गया है, हमें देखना चाहिए उसके सूटकेसों में क्या है। किरण नए उत्साह के साथ बोली। क्यों? उसकी पोल खोलने के लिए। क्या पता वह कोई स्मगलर हो और वह उसमें कोई चरस, गांजा, हेरोइन जैसी स्मगलिंग की चीज़ छोड़ गया हो जो हमें भी फंसवा सकती हो। लगता है जासूसी उपन्यास पढ़ने शुरू कर दिए हैं तुमने। मजाक मत करो, लेकिन यह काम शराफत के खिलाफ है। भाड़ में गई शराफत। और फिर सूटकेसों के ताले लगे हुए हैं, हम खोलने की कोशिश करते हैं, शायद घर की कोई चाबी उन तालों में लग जाए। किरण, अब हद से ज़्यादा उसके पीछे मत पड़ो। वह आदमी जैसा भी है मेरा दोस्त है। मैं तभी टेलीफोन की घंटी बजी। दोनों हड़बड़ाए, दोनों की निगाह मिली। मैं देखती हूँ, किरण बोली और उठकर ड्राइंग रूम में चली गई। लगभग उल्टे पांव वह वापस लौटी। वही मालूम होता है, किरण यूं बोली जैसे कोई बड़ी रहस्यपूर्ण बात बता रही हो। तुमसे बात करना चाहता है। आशंकित सा खन्ना उठा। वह ड्राइंग रूम की ओर बढ़ा। किरण चौखट पर ही खड़ी रही। खन्ना ने टेलीफोन का रिसीवर उठाकर कान से लगाया और सशंक स्वर में बोला, हेलो। दूसरी ओर मायाराम ही था। वह घबराया हुआ मालूम होता था। उसकी आवाज़ से ऐसा लग रहा था जैसे हाँफ रहा हो। खन्ना, वह बोला। यार, एक समस्या आ खड़ी हुई है। समस्या? खन्ना घबराकर बोला। कैसी समस्या? अब मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आ सकता। यहाँ बहुत गड़बड़ हो गई है। तुम बोल कहाँ से रहे हो? करनाल से। यहाँ मेरा एक दोस्त है, किसी ने उसे बुरी तरह पीटा है, मार डालने में कसर नहीं छोड़ी है। बेचारा बुरी हालत में है। मैंने उसके लिए कुछ ना किया तो वह मर जाएगा, इसलिए फ़िलहाल मेरा उसके पास ठहरना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। कहाँ? खन्ना के मुंह से अपने आप निकल गया। अभी कोई फैसला नहीं किया मैंने। पता नहीं कहाँ जाऊँगा, लेकिन मैं जहाँ भी जाऊँगा वहाँ से तुमसे संपर्क स्थापित करूँगा। अच्छा, अब समस्या वे सूटकेस हैं जो मैं तुम्हारे यहाँ छोड़ गया हूँ। तुम उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर छुपा दो। छुपा दूँ? खन्ना हड़बड़ाया। हाँ, और अपनी बीवी को भी मत बताना कि वे सूटकेस तुमने कहाँ छुपाए हैं। बस चुपचाप यह काम कर डालो। लेकिन किरण, तो यह बात मैं उसकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। उसकी भलाई इसी में है कि उसे इस बारे में कुछ ना मालूम हो। शायद एक आदमी उसके बारे में पूछताछ करता वहाँ पहुँचे। कि क्या? फिक्र की कोई बात नहीं है। जो बात मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूँ वही तुम उसे कह देना। लेकिन तुम्हारा मतलब क्या है? कौन आएगा यहाँ? यहाँ मेरे जिस दोस्त के साथ मारपीट की गई है उसे मैंने तुम्हारा टेलीफोन नंबर बताया हुआ था। किसी ने वह नंबर उससे ज़बरदस्ती कुबुलवा लिया है। अब वह आदमी। मेरा फ़ोन नंबर? हे भगवान, तुम मुझे किस बखेड़े में फंसा रहे हो? अरे, कोई आफत नहीं आ गई है। तुम मेरी बात तो सुनो। ज़रूरी नहीं कि वह तुमसे संपर्क स्थापित करे, लेकिन अगर वह ऐसा करे तो तुम उससे कह देना कि तुम्हारी कभी मुझसे वाकफियत हुआ करती थी। एक रोज़ मैंने तुम्हें फ़ोन करके कहा था कि अगर तुम्हारे फ़ोन पर कभी मेरे लिए कोई संदेशा आए तो तुम उसे आगे मुझ तक पहुंचा दो। तुमने हामी भर दी। तुमने अपने फ़ोन पर मेरे 2 संदेशे प्राप्त किए थे। एक संदेशे में तुम्हें बताया गया था कि हरनाम सिंह गरेवाल मेरे बारे में पूछताछ कर। मैं यह सब नहीं कर सकता। जो मैं कह रहा हूँ वह करो खन्ना। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी भी वही हालत हो जो मेरे इस करनाल वाले दोस्त की हुई है? वह आदमी चाहता क्या है? तुम्हारे सूटकेस? नहीं, उसकी दिलचस्पी सिर्फ मुझ में है। तुम इन बातों को छोड़ो। तुम केवल इतना याद रखो कि तुमने मेरे लिए 2 संदेशे प्राप्त किए। फिर थोड़ी देर के बाद मेरा फ़ोन आया तो वे दोनों संदेशे तुमने मुझे दे दिए। बस, तुम सिर्फ इतना ही जानते हो। तुम्हें नहीं मालूम कि मैं कहाँ हूँ और कहाँ से बोल रहा था। समझ गए? खन्ना ने चौखट पर खड़ी किरण को देखा। वह बड़े आतंकित भाव से उसकी ओर देख रही थी। अगर मैं पुलिस को खबर कर दूं तो? ऐसा भूल कर मत करना, मायाराम तीव्र स्वर में बोला, वरना तुम खुद संकट में पड़ जाओगे। तुम पर एक फरार मुजरिम को पनाह देने का इल्जाम आ जाएगा।
क्या? फिक्र की कोई बात नहीं है खन्ना। मुमकिन है वह आए ही नहीं। बस सूटकेसों को ले जाकर किसी सुरक्षित स्थान पर छुपा दो और अगर वह आए तो उसे वही कहानी सुना देना जो मैंने तुम्हें बताई है। वह तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेगा। संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं है। फिर वह चला जाएगा और दोबारा कभी तुम उसकी सूरत नहीं देखोगे। ठीक है, सुन रहे हो ना? सुन रहा हूँ। खन्ना अपनी एकाएक सूख गए होठों पर जुबान फेरता बोला। अब संदेशों को जरा गौर से सुन लो और याद कर लो। मायाराम ने उसे संदेशे, उनके आने का सही वक्त, संदेशे देने वाले का नाम और मायाराम के वे संदेशे हासिल करने के लिए फ़ोन करने का वक्त बता दिया। फिर उसने खन्ना को सारी बात दोहराने के लिए कहा। उसे यह जानकर संतुष्टि हुई कि खन्ना ने एक ही बार में सब कुछ ठीक से याद कर लिया था। मैं 2-1 दिन में तुमसे फिर संपर्क स्थापित करूंगा, अंत में मायाराम बोला। और तुम किसी बात की फिक्र मत करना, तुम पर कोई आंच नहीं आने वाली। संबंध विच्छेद हो गया। खन्ना रिसीवर थामे खड़ा रहा। हालांकि उसे मालूम था कि लाइन कट चुकी थी। किरण उसकी ओर देख रही थी। वह जानता था कि रिसीवर रखते ही उसे किरण के बेशुमार सवालों का जवाब देना होगा। एक ही वक्त में सैकड़ों बातें सोचता खन्ना रिसीवर कान से लगाए खड़ा रहा। निजामुद्दीन में खन्ना की कोठी से 4-5 इमारतें परे सड़क पर एक पब्लिक टेलीफोन बूथ था। हरनाम सिंह गरेवाल कॉल को कोठी के सामने खड़ा छोड़कर टेलीफोन बूथ की ओर बढ़ गया था। साइलेंसर लगी रिवॉल्वर उसने कॉल को इस निर्देश के साथ दे दी थी कि अगर उसकी गैर हाजिरी में मायाराम बाबा कोठी से बाहर निकले तो वह उसकी टांग में गोली मार दे। उस वक्त रात के 11 बजे थे। वे लोग दोपहर से पहले ही दिल्ली पहुंच गए थे। 1 घंटा उन्हें यह मालूम करने में लग गया था कि अमृतलाल वेटर से हासिल हुआ टेलीफोन नंबर दिल्ली में कहाँ चल रहा था। फिर वे उस कोठी के सामने पहुंच गए थे और सारा दिन प्रतीक्षा करते रहे थे कि शायद मायाराम उस कोठी में से बाहर निकले या कोठी में ही कहीं चलता फिरता दिखाई दे जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। परिणाम स्वरूप वे निश्चित रूप से नहीं जान पाए थे कि मायाराम वहां था या अमृतलाल ने उनसे झूठ बोला था। अमृतलाल झूठ बोलने की स्थिति में था तो नहीं। गरेवाल ने उसे बहुत मारा था। अगर कॉल उसे न रोकता तो शायद वह उसे जान से ही मार डालता। गरेवाल जल्दी गुस्सा खा जाने वाला आदमी था। उसे इस बात पर कतई विश्वास नहीं हो रहा था कि अमृतलाल को मायाराम का वर्तमान पता नहीं मालूम था। उसे अमृतलाल का सच भी झूठ लगता था। उसका इनकार बार बार सुनकर उसका गुस्सा और भड़कता जाता था और वह उसे और पीटता जाता था। अंत में कॉल ने जबरदस्ती उसे अमृतलाल से अलग किया था और स्वयं बड़े प्यार से अमृतलाल से सवाल किया था। अधमरे अमृतलाल ने फूट फूट कर रोते बताया था कि वह सिवाय दिल्ली के इस टेलीफोन नंबर के और कुछ नहीं जानता था। कॉल ने गरेवाल को समझाया था कि वह सच बोल रहा था। वैसे भी उसकी बात पर विश्वास करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। इतनी मार खाकर कोई इतनी मामूली बात छुपाए नहीं रख सकता था। वे दिल्ली आ गए थे। गरेवाल और कॉल की यारी बड़ी अजीब थी। गरेवाल एक पहाड़ जैसे जिस्म वाला, खूंखार आंखों वाला, रूखा, बदसूरत, बेरहम आदमी था। इसके विपरीत कॉल बड़ा नाजुक, बड़ा गोरा, खूबसूरत नए नक्श वाला और औरतों जैसी नजाकत और रख रखाव वाला युवक था। पहले लोग उन दोनों के रिश्ते के बारे में बड़ी खराब खराब बातें कहा करते थे। फिर एक बार हरनाम सिंह ने खुद किसी को ऐसा कुछ कहते सुन लिया था। अगली ही सुबह उस आदमी की लाश चाटी विंड की नहर में तैरती पाई गई थी। उसके बाद किसी की उन दोनों के बारे में कैसी भी कोई बात कहने की हिम्मत नहीं हुई थी। गरेवाल ने बूथ में जाकर वह नंबर डायल किया। कितनी ही देर तक घंटी बजती रही। फिर किसी ने दूसरी ओर से टेलीफोन उठाया और एक आशंकित सी मर्दाना आवाज़ उसके कान में पड़ी। हेलो, जरा मायाराम से बात करवा दो जी। हरनाम सिंह अपने खुरदुरे स्वर में मिठास भरने का भरसक प्रयत्न करता बोला। दूसरी ओर से जोर से सिसकारी भरी जाने की आवाज़ आई और फिर खामोशी छा गई। फिर कोई जल्दी से बोला, यहाँ कोई मायाराम नहीं है, आपका गलत नंबर लग गया मालूम होता है। नहीं, नंबर ठीक है, मैंने मायाराम बाबा से बात करनी है। इस नाम का कोई आदमी यहाँ नहीं है। इस बार आवाज़ में स्पष्ट कंपन था। क्या मायाराम को उसकी भनक पड़ गई थी? क्या वह कहीं खिसक गया था?
मैं उससे बात करना चाहता हूँ। उससे बात कर पाने का कोई तरीका? मुझे नहीं मालूम। मैं किसी मायाराम बाबा को नहीं जानता। अगर वह आदमी सच बोल रहा था तो फिर उसकी आवाज़ क्यों कांप रही थी? वह घबरा क्यों रहा था? वह निश्चय ही झूठ बोल रहा था। देखो बाबूजी, गरेवाल बोला, मेरा नाम हरनाम सिंह गरेवाल है। मैं मायाराम का दोस्त हूँ। अभी कल अमृतलाल ने करनाल से इसी टेलीफोन पर मायाराम से बात की थी। अब मैं खुद उससे बात करना चाहता हूँ। हरनाम सिंह गरेवाल? दूसरी ओर से सिसकारी की आवाज़ आई। गरेवाल सकपकाया। शायद उसे अपना नाम नहीं बताना चाहिए था, लेकिन मायाराम तो विमल से दूर भाग रहा था, उससे नहीं। वह मायाराम को पुराना जानता था। मायाराम की उससे भागने की तो कोई वजह नहीं थी। उसके पास यह जानने का कोई साधन नहीं था कि गरेवाल ने विमल से सब कुछ कुबुलवा लिया था और अब वह डकैती की दौलत के लिए ही उसके पीछे पड़ा हुआ था। हाँ, वह बोला, मैं और मायाराम पुराने दोस्त हैं। हरनाम सिंह गरेवाल? दूसरी ओर से अनिश्चित सी आवाज़ आई। उसने जिक्र तो किया था इस नाम का। ज़रूर किया होगा। वह मेरा दोस्त है, लेकिन वह अब यहाँ नहीं है और ना ही मुझे मालूम है कि कहाँ है। लेकिन अगर तुम कोई संदेशा छोड़ना चाहो तो। वह तुम्हारे यहाँ से कब गया? कब गया क्या मतलब? वह यहाँ तो कभी आया ही नहीं था। फिर झूठ, गरेवाल ने सोचा। अभी तो वह आदमी कह रहा था कि वह अब वहाँ नहीं था, यानी कि पहले वह वहाँ था। लेकिन उसका यहाँ फ़ोन आएगा। आवाज़ आई, तुम उसके लिए कोई संदेशा छोड़ना चाहते हो तो मुझे बता दो। हाँ, गरेवाल बोला, उसे कह देना कि हरनाम सिंह गरेवाल ने फ़ोन किया था। कोई नंबर जहाँ वह तुम्हें फ़ोन कर सकता हो? नहीं, बस उसे सिर्फ इतना कह देना कि गरेवाल ने फ़ोन किया था और वह उससे संपर्क स्थापित करना चाहता है। अच्छा। गरेवाल ने फ़ोन रख दिया। वह बूथ से बाहर निकला और विचारपूर्ण मुद्रा बनाए कोठे की ओर बढ़ा। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।